बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेजॉरिटी हमें ज्वाइन कर चुकी है तो मैं शुरू कर रहा हूँ बात अपनी दोबारा कहना। प्यारे बच्चों, फंड फ्लो स्टेटमेंट आसान तरीन स्टेटमेंट है मेरे मुताबिक। और जब इंशाल्लाह आप इसे बनाओगे मेरे साथ तो आप इस बात को रियलाइज करोगे, आपको लगेगा कि सर जो कह रहे थे हाँ वैसा ही है। क्योंकि हमें इसमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ किस वजह से पैसे आए और कहाँ किस वजह से पैसे गए। बस हमें सारे पैसे आने वाली बातों को एक साथ लिखना है और सारे पैसे जाने वाली बातों को एक साथ लिखना है। तो सर उससे क्या होगा, उससे क्या पता चलेगा हमें? उससे ये पता चलेगा कि हमारे पास जितना पैसा आया और गया, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, तो फिर जो पैसा बचा या तो उसने हमारे वर्किंग कैपिटल को बढ़ाया होगा या वर्किंग कैपिटल को कम किया होगा। है सर, समझ में नहीं आया वर्किंग? अच्छा सर, क्या यहाँ हर बात को लिखना है? अगर आप गौर करें ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ बिजनेस की हर बात ही लिखी हुई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें अब करूंगा, जरा गौर से सुननी पड़ेंगी। हलवा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे हलवा बनाने की कोशिश करें आपके लिए। अगर हलवा बन जाए तो अच्छी बात। देखें, सबसे पहले आपको सोर्सेज ऑफ फंड में क्या लिखा नजर आ रहा है? नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ये कैसे आता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस बिजनेस का, बताइए। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे पता चलता है? ये मत बोल दीजिएगा इनकम स्टेटमेंट बनाकर। एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज करने से। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रहा था। जब आप रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की जंग करवाते हो तो बुनियादी तौर पे वो दोनों मर जाते हैं। अब वो दोनों मर जाते हैं और जो आपके पास जवाब आता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सबसे पहले सोर्स में हमने नाम लिखा हुआ है नेट इनकम, यानी बिजनेस में पैसे आने का सबसे पहला जरिया हमने लिखा हुआ है एक तरीके से नेट इनकम है। जो प्रेजेंटेशन है इसके मुताबिक कि हमारे पास बिजनेस में जो पैसे आते हैं वो नेट इनकम की वजह से आते हैं। यानी तो अब कोई बच्चा बोले सर किस तरह आते हैं, बड़ी बहुत डिफरेंट अंदाज अंदाज में बात करने जा रहा हूं। इतना जरा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी आपको। देखो बच्चों, बात यह है कि जरूरी है कि बिजनेस ने जितना प्रॉफिट कमाया हो, एग्जैक्ट उतना प्रॉफिट, उतना कैश बिजनेस में साल के आखिरी दिन मौजूद हो। पहले इस सवाल का जवाब दे दो। कॉन्सेप्चुअल बात है। सवाल दोबारा कर लेता हूं जिन्होंने सवाल नहीं सुना, फिर मैं हर बच्चे से जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सही है? फ्रॉम ए टू जी जितने बच्चे मेरे पास हैं क्लास में, हर बच्चे के नाम से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जवाब आए। क्या ऐसा होता है कि बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाए एग्जैक्ट उतने रुपए कैश कारोबार में साल के आखिरी दिन जब प्रॉफिट निकाला है मौजूद हो? आप कह रहे हैं नहीं, नो सर। अब मुझे इस नहीं की वजह बताएं तो फिर मैं मानूं आपको चैंपियन। इस नहीं की वजह बताई ना, फिर मैं कहूंगा हाँ भाई मेरे स्टूडेंट चैंपियन हैं। जबरदस्त। बहुत सारा माल उधार पे बेचा होता है, सेल रिकॉर्ड हो गई होती है, इनकम मान लिया होता है, लेकिन कस्टमर से अभी पैसे रिसीव नहीं हुए होते। मुलाजिम से काम करवा लिया होता है, सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होता है, लेकिन मुलाजिम को अभी सैलरी देनी होती है। याद आया? इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट आप अपने पास मालूम करते हैं वो प्रॉफिट असल में एक्रूअल। हेलो।
हेलो हेलो हेलो, अब आ गई आवाज। अच्छा जी, मुझे नजर आ गया था जैसे ही आवाज बंद हुई है, मैं वहीं फौरन रुक गया था और आप लोगों ने मैसेज भी कर दिया था, आपका शुक्रिया। हाँ तो, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है आखिर कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसके बराबर कैश क्यों नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर बहुत सारे रिसीवेबल मिले नहीं होते, बहुत सारे पेबिल हमने पे नहीं किए होते, तो हम कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं अकाउंटिंग का, हम कौन से सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। हम पढ़ते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, हम करते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। सर ये क्या होती है एक्रूअल बेसिस? ऐसी अकाउंटिंग जहां हम कहते हैं कि खर्चा अगर अदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, खर्चा हो तो गया, इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी अकाउंटिंग जहां पे हम कहते हैं इनकम अगर रिसीव नहीं हुई तो क्या हुआ, मर्चेंडाइज बेच तो दी है, प्रेमिसेस से सामान तो चला गया है, अब हम पर पैसे लेना वाजिब है। तो इस बिना पर होता क्या है कि हमारा प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट दिखाता है, कभी हमारे पास कैश उससे भी ज्यादा होता है और कभी उससे कम और कभी इत्तेफाक से उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक बहुत कम होता है। बिकॉज हम फॉलो करते हैं कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूअल बेसिस। दुनिया में अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए एक्रूअल बेसिस आइडियल सिस्टम समझा जाता है। बहुत सारे लोग अपनी जाती तौर पे अकाउंटिंग करने के लिए कैश बेसिस सिस्टम भी फॉलो करते हैं, कैश बेसिस सिस्टम। तो कैश बेसिस, और अब हमने करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो, हमने पढ़ना ही कैश फ्लो है। तो अब जब मैं कैश फ्लो बनवाऊंगा इंशाल्लाह आपको, तो मैं आपको वहां पे उस प्रॉफिट को, उस इनकम और एक्सपेंसेस को किस तरह से कैश बेसिस पे लाऊंगा, ये आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा फिलहाल अब जरा वापस आते हैं। देखो मेरी बात गौर से सुननी पड़ेगी, अल्लाह के हुक्म से जरूर समझ आएगी। इसका मतलब है तमाम एक्सपेंस की वजह से पैसे गए होंगे, तमाम रेवेन्यू की वजह से पैसे आए होंगे। तो हम क्या बच्चों की तरह अलग अलग एक्सपेंस लिखें और अलग अलग रेवेन्यू, क्या इस एक्सपेंस की वजह से पैसे आए, इसकी वजह से गए? हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उठा लेते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट से एक्सपेंस और रेवेन्यू का डिफरेंस, जिसका नाम होता है, बोलो, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आपको यहां लिखी नजर आ रही है। प्रॉफिट हुआ तो पैसे आए, पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ तो पैसे आए नहीं बल्कि इसे नेगेटिव लिखेंगे। राइट? यहां तक आप मेरे साथ हैं जनाब? यहां तक मेरे साथ हैं, शुक्रिया। अच्छा, अब मसला यह है कि जो प्रॉफिट हमने लिखा ना, ये समझ करके हमारे पास इतने पैसे आए, जो प्रॉफिट हमने लिखा ये समझ करके हमारे पास इतने पैसे आए, बेशक वो आए हो या ना आए हो, लेकिन हम कह रहे हैं इतने पैसे आए, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसमें पैसे गए भी नहीं होंगे, कुछ इनकम ऐसी होंगी जिसमें पैसे आए भी नहीं होंगे, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम ये फर्ज कर लें कि नेट इनकम के बराबर हमारे पास पैसे आए, तो उस नेट इनकम को निकालते हुए, उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए, कुछ खर्चे ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें पैसे जाते ही नहीं है कभी भी। क्या बोला मैंने? कुछ खर्चे ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें पैसे जाते ही नहीं है कभी भी। अच्छा सर क्या मतलब हुआ, पैसे जाते ही नहीं है? जी, आते भी नहीं है प्यारे भाई काशान, आते भी नहीं है और जाते भी नहीं है, मजे की बात है। और होता वो खर्चा है सर, कौन सा है? प्यारे भाई गौर से देखो, अगली लाइन पढ़ो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। जी मरियम कुछ कहना चाह रही हैं शायद? नहीं? अच्छा, मेरा बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरा बच्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा ऐसा खर्चा है जो, आप अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा है, याद करें, तो हम कहते थे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कुछ याददाश्त वापस आई? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसमें कैश नहीं जाता। याद आया? खर्चा है लेकिन पैसे नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं, आप गौर से अगर देख रहे हो, हम उसे ऐड कर देते हैं वापस नेट इनकम के अमाउंट में। नेट इनकम के नीचे ऐड में लिखा हुआ है वो, इसीलिए तो ऐड में लिखा है नॉन फंड आइटम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसमें पैसे नहीं जाते हमारे पास से।
तो उसे वापस अपने प्रॉफिट में ऐड कर दो ताकि तुम सही कैश के फ्लो को स्टडी कर सको। समझ आ रही है? हमारा सारा का सारा फोकस इस चैप्टर में किस चीज पे है? कैश के आने और जाने पे। सही है? अच्छा, अब बात यह है कि मैंने आपको ऊपर टॉप पर यहां जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल और नॉन वर्किंग, और मैं उसी तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि मैं आज ही अल्लाह के हुक्म से उस तरफ आ जाऊं किसी भी तरह। प्यारे बच्चों, ये जितनी चीजें यहां लिखी हैं इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज नहीं लिखे हुए। क्या बोला? जितनी चीजें यहां लिखी हैं इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज नहीं लिखे हुए। भाई देखें, मैं आपसे पहले से ही बड़े अदब से बोल दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले सर समझ में नहीं आ रहा। यार कुछ लोगों को तो थ्योरेटिकल बातें शुरू में समझ आ जाएंगी, और जिन्हें शायद ना आए, जब प्रैक्टिकल काम करूंगा तो तब अल्लाह के हुक्म से जरूर आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लेकिन अगर आप सब बहुत फोकस्ड हैं, बहुत गौर से सुन रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं और नहीं कर रहे लेकिन बट सुन रहे हैं गौर से, तो अल्लाह के हुक्म से किसी ना किसी हद तक समझ जरूर आएगा। बात यह है, मैंने अचानक रोक के एक जुमला बोल दिया बीच में। अच्छा, आपके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं, आप तो इतनी प्यारी कौम है ना, आप सवाल करने की जरूरत ही नहीं करते। जब मैंने ये बात बोली थी, याद करें कि भाई नेट इनकम हमने पूरी की पूरी फर्ज कर ली, तो उस वक्त आपको सवाल करना चाहिए था। हालांकि मैंने जिक्र भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। इसमें कितने खर्चे ऐसे होंगे जो अभी अदा नहीं हुए? इसमें कितनी इनकम ऐसी होंगी जो अभी रिसीव नहीं हुई? है या नहीं? तो जो खर्चे अदा नहीं हुए वो हमारे सारे के सारे खर्चे क्या होंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बोलो, जो खर्चे अदा नहीं हुए क्या वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होंगे? 5 साल बाद अदा करेंगे, 10 साल बाद अदा करेंगे, वो सारी करंट लायबिलिटी होंगी। रेंट पे बिल, एडवर्टाइजिंग पे बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी पे बिल, याद आया? सारी करंट लायबिलिटी होंगी। जो इनकम रिसीव नहीं हुई वो हमारी कमीशन रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इसी तरह की चीजें होंगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, तो वो हमारे करंट एसेट होंगे। तो मैंने आपसे अब जब ये बात बोली तो आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, पूछने की हिम्मत नहीं की, कोई बात नहीं। हमने नेट इनकम की अमाउंट पूरी उठा ली है और हम इसमें से एडजस्ट नहीं कर रहे। क्या एडजस्ट नहीं कर रहे? वो जो खर्चे हुए और पैसे नहीं गए, वो जो आमदनी कमाई और पैसे नहीं आए, यानी हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इग्नोर कर दिया है फिलहाल। अकाउंटिंग के कितने हेड्स हैं? 5। 5 में से 2 का जवाब ये रहा। क्या बोला मैंने? 5 में से 2 का जवाब ये रहा। कौन से 2? हर बच्चा लिख के भेजे, शाबाश। कौन से 2? रेवेन्यू एक्सपेंस। सही है, शुक्रिया, आपने लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बचे 3 हेड, कौन कौन से? पहले बोले, सबसे पहला बोले, बस रुक जाए, एसेट। बस अब रुक जाए, एसेट बोल दिया ना आपने। एसेट कितने तरह के हैं? 2, करंट और नॉन करंट। सही है? करंट एसेट्स की वजह से पैसे आते हैं और करंट एसेट की वजह से पैसे जाते भी हैं। जब आप ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं पैसे जाते हैं, और जब आप प्री पेमेंट करते हैं तो भी पैसे जाते हैं, जब आप मर्चेंडाइज बेचते हैं तो पैसे आते हैं, कैश आता है आपके पास। लेकिन आप सारे करंट एसेट्स से पैसे आने वाली चीजों को इग्नोर कर रहे हैं यहां पे। सर तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी एंड में समझ आएगी ना ये बात, अभी हम बना नहीं रहे, अभी मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रो दे रहा हूं, आपको पता तो चले व्हाट इज फंड स्टेटमेंट। यानी हम करंट एसेट्स को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, आप देख लें, ये सारे नाम लिखे हैं, इसमें मुझे बताएं कहीं लिखा हुआ हो कि अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आए, कहीं लिखा हुआ हो कि जनाब प्री पेमेंट किए तो पैसे गए, कहीं लिखा हो? बताएं मुझे। नहीं नजर आएगा आपको। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, जी जनाब, तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर हम यहाँ कौन सा एसेट लिख रहे हैं? जरा देखना क्या लिखा है। ये जुमला पढ़ना, क्या लिखा है? सेल ऑफ
यानी हम कह रहे हैं फिक्स एसेट को बेचने से पैसे आते हैं, हम फिक्स एसेट से आने वाले पैसों को लिख के दिखा रहे हैं। एग्री? करंट एसेट्स का कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो प्लीज आप देखें इत्मीनान से, स्क्रीन आपके सामने है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। अच्छा, और इसी तरह हम कह रहे हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को खरीदने से पैसे जा रहे हैं। बेहतरीन। फिक्स एसेट की वजह से पैसे आ भी रहे हैं, फिक्स एसेट की वजह से पैसे जा भी रहे हैं, लेकिन करंट एसेट की वजह से पैसे आते और जाते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, लाइबिलिटीज के बारे में जरा बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी कितनी है? 2। यही तो शहरियार भाई मैं आपको बताऊंगा, यही यही आपने जो सवाल किया ना, शहरियार भाई आपके क्लासमेट ने तंग आके आखिर सवाल कर लिया, बोला सर सवाल, सवाल का जवाब दें। तो उन प्यारे भाई के सवाल का जवाब ये है कि अभी सवाल का जवाब देना, पहले सवाल तो सुन लो तुम लोग। वो कह रहे हैं सर करंट एसेट क्यों नहीं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब आ गई आवाज? चलो मुबारक हो, आवाज अगर आ गई है। ओके, तो प्यारे बच्चों मेरी बात पे थोड़ा सा जरा फोकस करें तो अल्लाह के हुक्म से समझ जाएंगे। शहरियार भाई कह रहे हैं करंट एसेट क्यों नहीं लिखते, मैं कह रहा हूं शहरियार भाई सिर्फ करंट एसेट नहीं, करंट लाइबिलिटी भी नहीं लिखी हुई है। आप गौर तो करें, आप गौर तो करें, करंट लाइबिलिटी भी नहीं है। मुझे बताएं कहां लिखी हुई है। ये देखें, कहता है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और यहां कहता है इशुएंस ऑफ डिबेंचर। इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कर्जा लेने से पैसे आ रहे हैं, पेमेंट करने से पैसे जा रहे हैं। कहां लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी की वजह से पैसे आ रहे हैं? कहां लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी को पे करने की वजह से पैसे जा रहे हैं? कहीं नहीं लिखा हुआ। एग्री करते हैं ना? तो अब जुमला समात फरमाइएगा। जुमला क्या समात फरमाए, गौर इस पे करें, इस पे गौर करें। क्या गौर करें सर? तमाम नॉन सर वर्किंग आइटम्स। जी प्यारे भाई बोलें बोलें, बेफिक्र होके सर बोलें। वही कह रहा था कि नॉन नॉन वर्किंग कैपिटल वही वाला स्टेटमेंट है, फंड फंड स्टेटमेंट। जी एग्जैक्टली, बहुत करीब करीब जवाब दे रहे हैं आप। सारे नॉन वर्किंग आइटम्स लिखे गए यहाँ पे, अगर आप देखें सारे नॉन वर्किंग आइटम्स। वर्किंग आइटम तो सिर्फ कितने हैं? 2, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। फंड स्टेटमेंट बनता ही नॉन वर्किंग की बेसिस पर है। और अब मजे का जवाब समझ में आएगा, ये लाइन अगर आप पढ़ें तमीज से। भाई गौर से सुनो मेरा जुमला, अल्लाह के हुक्म से किसी ना किसी हद तक समझ आएगा। अरे मेरा बेटा, नॉन वर्किंग के इंक्रीज और डिक्रीज, नॉन वर्किंग यानी अगर तुम्हारे, जुमला सुनो मेरा, अगर तुम्हारे फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो लाजमी तुम्हारे पास से क्या गया होगा? बताओ मुझे, जवाब दो, सब जवाब दें भाई। अगर तुम्हारे फिक्स एसेट फिक्स बड़े हैं तो तुम्हारे फिक्स पास से क्या लाइबिलिटी। गया होगा? सब फिक्स बोल रहे हैं क्या लाइबिलिटी। गया? हाँ यार, इतने से लोग बोलेंगे, हफ्सा, एमन, मिनल, शहरियार, निमरा, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? इकरा आपका शुक्रिया, और बाकी लोग नहीं बोलेंगे? यार अगर हमारे फिक्स एसेट हमने और खरीदे तो हमारे पास से क्या गया? लाजमी सी बात है। एसेट किस पे खरीदते हैं हम आमतौर पे? तो हमारे पास से कैश गया। कैश क्या है हमारा? बोलो, कैश क्या है हमारा? अगर हमने, करंट एसेट है, अगर हमने कर्जा लिया, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया तो लाजमी हमारे पास क्या आया? बोलो, जवाब दो। कैश आया, बैंक बैलेंस बढ़ा। अगर हमने कर्जा अदा किया, अगर हमने फिक्स एसेट को बेचा तो लाजमी, सॉरी बेचा नहीं, खरीदा, अगर फिक्स एसेट को खरीदा, अगर कर्जे को अदा किया तो लाजमी हमारे पास से पैसा गया।
अबे अक्लमंदों, नॉन वर्किंग कैपिटल की वजह से पैसे आते भी हैं और पैसे जाते भी हैं। नहीं समझ में आ रही सर? भाई फिक्स एसेट की वजह से पैसे आते भी हैं, पैसे जाते भी हैं। लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज की वजह से पैसे आते भी हैं, पैसे जाते भी हैं। शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से पैसे आते भी हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पैसे जाते भी हैं। कर्सर देख रहे थे मेरा? कर्सर, अगर कर्सर देख रहे हो तो मैंने उसको हाईलाइट किया, सिर्फ पिक नहीं किया, मैंने हाईलाइट किया। शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर इशू करने से पैसे आते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, और डिविडेंड देने से पैसे जाते हैं। अबे भाई ये तमाम हमने क्या लिखे हुए हैं, अगर तुम गौर करो, हमने ये तमाम लिखे हुए हैं नॉन वर्किंग आइटम्स। नॉन वर्किंग आइटम से पैसे आए, नॉन वर्किंग आइटम से पैसे गए। तो पैसे आए और जो गए, तो नेट इफेक्ट पैसों पर ही पड़ा ना। किस पे पड़ा, फर्क बताओ? पैसों पर फर्क पड़ा। तो पैसा, कैश क्या है हमारा, बोलो? कैश क्या है हमारा? कैश एसेट है, करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है। तो इसका मतलब है नॉन वर्किंग, नॉन वर्किंग, जब नॉन वर्किंग की वजह से पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, तो फाइनली फर्क तो किस पे पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल पर। सर समझ में नहीं आया? नॉन वर्किंग की वजह से जो पैसे आए और नॉन वर्किंग की वजह से जो पैसे गए, जब हम इनका डिफरेंस लेंगे, यूं कह लो, यूं कह लो कि नॉन वर्किंग की वजह से पैसे आए 50,000, नॉन वर्किंग की वजह से पैसे गए 30,000, तो इसका मतलब है 20,000 कैश में हुआ इजाफा। कैश में इजाफे का मतलब है वर्किंग कैपिटल में हुआ। अच्छा, अब मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, वरना मेरे पास जुमला तो एक और बड़ा प्यारा था कि पैसे आए, पैसे आए, नॉन वर्किंग बढ़ा, पैसे गए, नॉन वर्किंग कम हुआ। सही है? लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आप एक कंपटीशन बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं उलझाएंगे, परेशान ना हो आप। आपको उलझाएंगे आगे, अच्छा ऐसा उलझाएंगे जिसमें से आप सुलझ सकें। ऐसा नहीं उलझाएंगे कि आप बोले नया टॉपिक है, वैसे अभी इतनी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं और सर उलझा रहे हैं। नहीं, उलझाएंगे नहीं, आपको ऐसा उलझाएंगे आप सुलझ सकें। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चीजें डिलीट हो गई हैं? अच्छा, बहरहाल समरी यह है, फाइनल वर्ड्स, फाइनल वर्ड्स क्या है कि नॉन वर्किंग में जो भी चेंज आता है वो चेंज एग्जैक्टली बराबर होता है वर्किंग कैपिटल में आने वाले चेंज के। क्योंकि नॉन वर्किंग में आने वाला चेंज असल में वर्किंग की वजह से ही होता है। जब तुम फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर तो आ जाता है, लेकिन कैश बदले में चला जाता है। अब अगर एक जुमला, मैंने कहा था ना मैं उलझाऊंगा लेकिन समझाने के बाद, तो जुमला सुनो, जुमला सुनो। क्या? फर्नीचर के खरीदने से फर्नीचर में हुआ इजाफा नॉन वर्किंग में भी हुआ। इजाफा, लेकिन कैश चला गया तो कैश है हमारा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट। तो कैश गया तो वर्किंग कैपिटल हुआ कम। बेहतरीन। अब जो लोग नहीं बोल पा रहे उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था करंट एसेट यानी कैश, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है। करंट एसेट बढ़ता है, वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। करंट एसेट कम होता है, वर्किंग कैपिटल कम होता है। जुमला याद है मेरा ये वाला? शुरू शुरू में बताया मैंने आज क्लास में। करंट एसेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्किंग कैपिटल के, याद है? और करंट लायबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट एसेट बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल कम होगा। इसी तरह फिक्स एसेट बढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूं, फिक्स एसेट बढ़ेंगे, नॉन वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा।
फिक्स एसेट कम होंगे, नॉन वर्किंग कैपिटल कम होगा, फिक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, नॉन वर्किंग कैपिटल कम होगा। हाँ, अब काशान भाई ने भी जुमला अदा कर दिया और अब शहरियार भाई के पास से ये जुमला आना चाहिए था। अब मेरी बात सुन लें, मैं फाइनल वर्ड्स बोलता हूं, वैसे तो बोलने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन चलें मुख्तसर करते हैं थोड़ा, वरना आप परेशान ना हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, फंड स्टेटमेंट में हम रिफ्लेक्ट करते हैं बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज को, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंज आया वो कितने रुपए है। हम फंड स्टेटमेंट में सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के टोटल चेंज को स्टडी करते थे। फिर एक जदीद फॉर्मेट आया जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें ये सारी चीजें हैं। एक तो उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया, जब कैश फ्लो पढ़ाऊंगा। आवाज तो आ रही है? जी हाँ, क्या रिपीट करूं ये तो बताओ। सर बीच में चली गई थी ना। अच्छा, तो कहां से आवाज गई है बताओ, फिर रिपीट कर देता हूं। कहां से आवाज गई मेरी, बता दो। किस जुमले तक आपने सुना, फिर वहीं से कह देता हूं। शाबाश। आखिरी जुमला क्या बोला था, सर वो यही बता। वर्किंग कैपिटल हाँ, मैंने ये समराइज किया, चले मैं दोबारा कह देता हूँ, बट आप लोग मुझे याद नहीं दिला रहे कहाँ से आवाज गई मेरी। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि फंड स्टेटमेंट जो है ना, बुनियादी तौर पर ये नॉन इसमें नॉन वर्किंग आइटम्स को लिखकर वर्किंग कैपिटल का चेंज मालूम किया जाता है। और ये याद रखना, नॉन वर्किंग कैपिटल जितने से बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल उतने से कम होगा। कम होगा। और अगर नॉन वर्किंग कम होगा तो वर्किंग कैपिटल में होगा इजाफा। कैसे? अगर तुमने फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर चला गया, फर्नीचर हो गया कम, फर्नीचर हुआ कम, तो नॉन वर्किंग कैपिटल भी होगा कम, और बदले में आया कैश। कैश ने तुम्हारे करंट एसेट को बढ़ाया, यानी तुम्हारे वर्किंग कैपिटल को बढ़ा दिया। तो हमेशा डिक्रीज इन वर्किंग नॉन वर्किंग इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के बराबर होता है। यानी जितने से नॉन वर्किंग इंक्रीज होंगे उतने से वर्किंग डिक्रीज होगा। मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? नो आगे सर। जब आगे जब अमाउंट की मदद से करेंगे ना इंशाल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से और आसानियां होंगी। अब मैं आपको, जब मैं आगे बोलने लगा, पता नहीं आपने नहीं सुन सके शायद, मैं ये कह रहा था कि जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे ना, तो कैश फ्लो ने इस मसले को भी हल कर दिया। किस मसले को? फंड स्टेटमेंट सिर्फ फोकस करता था, फंड स्टेटमेंट फोकस करता था किसको? अगर देखा जाए तो सिर्फ किसे फोकस करता था, बोलो। फंड स्टेटमेंट सिर्फ किसे फोकस करता था, बोलो। फंड स्टेटमेंट फोकस करता था सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंज को। नॉन वर्किंग को प्रेजेंट करते थे और वर्किंग कैपिटल का चेंज निकाल कर लिखते थे। नहीं मिनल, कैश के आने जाने को नहीं। क्या ये सिर्फ कैश का इंक्रीज नजर आ रहा है, बोलो मिनल। क्या ये कैश का डिक्रीज नजर आ रहा है? अगर आप बोलती हो तो मैं मान लेता हूं। कोई बच्चा इस बात को मानने को तैयार है कि ये कैश का इंक्रीज है? कोई बच्चा कहता है ये कैश? कोई भी नहीं कहता ना। इसका मतलब ये हुआ प्यारा बेटा, प्यारे बच्चों, कि ये कैश का इंक्रीज डिक्रीज नहीं, बल्कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज है।
ये आवाज़, हाँ अब आ गई, शुक्र है। ये क्या मजाक है, समझ से बाहर है। अच्छा भाई, जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को शायद समझाने में कामयाब हो गए। फंड स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज डिक्रीज को बताता है with the help of with the help of non working capitals। एग्री? हम इसमें सिर्फ कैश के इंक्रीज और डिक्रीज को फोकस नहीं कर रहे। सर तो हमें कैश के इंक्रीज और डिक्रीज को फोकस करना है, इसी बेसिस पर तो हमने बनाना सीखना है आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यहाँ मौजूद है ये रहा। जब आपको ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तो उसमें आखिर में आपको कैश पूरे साल में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, साल के पहले दिन कितना था और साल के आखिरी दिन कितना होना चाहिए, ये सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर आपको वाकई में मजा आएगा कि टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बहरहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये माहौल बनाने में शायद कामयाब हो चुका हूँ। और फिर ना, और जब कैश फ्लो बनाऊंगा तो आपको उसमें तमाम एक्टिविटीज को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक करके दिखाऊंगा। ये 3 एक्टिविटीज हैं, अभी नहीं समझा रहे इनके बारे में। अभी मैं आपको सबसे पहले इनिशियली जो पहला सवाल करवाऊंगा उसमें मैं आपको फंड स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। ये फंड स्टेटमेंट, ठीक है, यही जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए अगर आप लोग दोबारा आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा, क्या ख्याल है? 5 मिनट। और अगर कल मैं 40 मिनट का एक सेशन ले सका, क्योंकि यस्टरडे मैंने आपकी क्लास नहीं ली, उसको मैं किसी भी दिन अगर एडजस्ट कर सकूं तो आप लोग कर लें तो अच्छा हो जाएगा। कल या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कोई भी दिन है। अरे ओके जी, चलो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ठीक है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें ठीक है, मैं जो भी फिजिबिलिटी होगी ना आपको डिस्कस कर लूंगा, आपको बता दूंगा। मंडे को अगर रखूंगा क्लास तो फिर मंडे को रख लूंगा कोई 7 बजे से, अगर मुमकिन हुआ तो 7 से 8 ऐसे कुछ कर लूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा आप सुने तो सही, आप लोग टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं। अभी फिलहाल आप दोबारा तशरीफ ला रहे हैं ना, ताकि मैं आपको एक छोटा सा काम तो शुरू करवाऊं, कुछ तो करें। 7:30 तक मंडे को, इससे बेहतर है कल ही पढ़ लेना मिनल तुम, है ना। देखते हैं कल फिजिबिलिटी देख लेंगे, जैसे भी हो मैं बता दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और रिकॉर्डेड क्लास होगी, अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं पढ़ सका तो वो बाद में पढ़ लेगा, क्या ख्याल है? लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तो अच्छा है। चल बे शराफत से अभी आ जाओ फौरन, अभी अभी मुझे एक चीज बतानी है फौरन। हाँ अभी आओ, एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। 3 मिनट 4 मिनट अभी बाकी हैं। फंड स्टेटमेंट हम सबसे पहले डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये फंड स्टेटमेंट हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे सबसे पहले, बल्कि कुछ काम है जो मैं आपको बताऊंगा। और वो क्या है, आइए जरा सवाल देखते हैं सबसे पहले। ये एक अदद सवाल है, फिलहाल अभी फॉर्मेट से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर बाद में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सवाल को सवाल की शक्ल में ले आऊं थोड़ा। ये लीजिए, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड कंपटीशन ऑफ नेट इनकम। फिलहाल इस हेडिंग को इग्नोर करें और इस पे गौर करें, सवाल पे। जितना सवाल पढ़ सकते हैं अभी पढ़ लेते हैं। The following is the comparative list of balances taken from the balance sheet of S&S company as of December 31st year 1 and December 31st year 2। यानी ये ईयर फर्स्ट का एंड है और ये ईयर सेकंड का एंड है। तो आपके ख्याल में ईयर फर्स्ट का एंडिंग ईयर सेकंड का बन गया होगा?
क्या? ओपनिंग। ओपनिंग। तो इसका मतलब है ये सारा का सारा डेटा ईयर 2 का है, ईयर 2 की ओपनिंग दी हुई है और ईयर 2 की एंडिंग दी हुई है, राइट? अच्छा, क्या क्या चीजें हैं आओ जरा एक नजर देख लेते हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, प्लांट एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लैंड, फिर टोटल दिया हुआ है, फिर क्रेडिट बैलेंसेस में अकाउंट पेबल, बॉन्ड्स पेबल, डिबेंचर पेबल, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग और टोटल दिया हुआ है। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो भाई ये बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ लिखा हुआ भी है, ये क्या है? एस कंपनी की बैलेंस शीट ईयर 1 के एंड पर और ईयर 2 के एंड पर, और तमाम एसेट्स दिए हुए हैं और एसेट के साथ साथ लायबिलिटीज और लायबिलिटी के साथ शेयर होल्डर इक्विटी। क्लियर? अच्छा, एडिशनल डेटा दिया हुआ है। मैं चाह रहा हूं आज आपको किसी तरह ये सिखा दूं कम से कम बनाना। बड़ी आसान सी चीज है, अगर सीख जाए तो अच्छा है। सही है, टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, 10-15-20 मिनट जितने लगते हैं लगा लेते हैं आज। बहुत कल की क्लास ऑफ होने का कुछ तो कंपनसेशन मिले। देखो प्यारे बच्चों, लेकिन ये सिखाने से पहले ना, सबसे पहले जब एडिशनल डेटा देखता हूं तो यहाँ क्या लिखा नजर आता है? नेट इनकम इस साल की है कितने रुपए? 56,000। और ब्रैकेट में हमने जानबूझ के लिख के क्या दिया हुआ है? कंफर्म इट। क्या मतलब हुआ? हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इस 56,000 नेट इनकम को कंफर्म करे कि ये वाकई 56,000 है या कुछ और है। सर कैसे कंफर्म करूं? अरे बड़ा दिमाग है भाई आपके पास, आप अपने आप को खुद को हल्का क्यों समझ रहे हैं? आप 56,000 प्रॉफिट कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? बिजनेस के तमाम रेवेन्यूज, बिजनेस के तमाम एक्सपेंस आपको सवाल में नजर आ रहे हैं ना माशाल्लाह, उसमें से आप लेस करें, रेवेन्यूज में से एक्सपेंस लेस करें, आपको प्रॉफिट 56,000 पता चल जाएगा। चलें जल्दी से करके बताएं, शाबाश। हाँ जी। सर बैलेंस शीट में तो एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी होती ही नहीं। हाँ, काश ये बात आप लिख के मुझे बोलते, लेकिन बहरहाल आपने हिम्मत की बोलने के लिए, आपका शुक्रिया। बाकी लोग भी शायद ये बात सोच रहे हो कि कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। अबे भाई बैलेंस शीट में एक्सपेंस और रेवेन्यू तो होते ही नहीं है, तो फिर कैसे कंफर्म करोगे इसे? सर छोड़े, कंफर्म नहीं हो सकता, लानत भेजें। बेटे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है कौन सा अकाउंट में जाता है? रिटेन अर्निंग में। तो इसका मतलब है ये अगर इतना प्रॉफिट हुआ होगा तो रिटेन अर्निंग में लाजमी हुआ होगा। यस सर। क्या? अगर एड। अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो रिटेन अर्निंग में लाजमी क्या हुआ होगा? एड हुआ होगा, बढ़ाया यानी होगा। बढ़ाया होगा। तो रिटेन अर्निंग में क्या हुआ होगा बढ़ाने से? इंक्रीज। क्रेडिट। इंक्रीज। इजाफा हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। कितने का इंक्रीज होना चाहिए? 56। अच्छा जरा चेक करना।